इंडिया द सुपर पावर, वर्ल्ड की फोर्थ लार्जेस्ट मिलिट्री फोर्स, अ न्यूक्लियर पावर, दुनिया की फिफ्थ लार्जेस्ट एंड द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, जहां इंडिया की ग्रोथ रेट 7 to 7.5% है, यूएसए की सिर्फ 2.1% और जापान की सिर्फ 1%। जापान और जर्मनी को पीछे छोड़ के इंडिया 2030 तक वर्ल्ड की थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा। इंडिया स्टॉक मार्केट वर्ल्ड का सिक्स्थ लार्जेस्ट एक्सचेंज बन गया है, जो लास्ट ईयर 50% से ग्रो किया है, विच इज द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड। आज इंडियंस वर्ल्ड की टॉप कंपनीज के सीईओज बने पड़े हैं, गूगल, आईबीएम, माइक्रोसॉफ्ट, ट्विटर, यू नेम इट, और हर जगह आपको मेन फोर्स में इंडियंस मिलेंगे। बिल गेट्स इंडिया को इनोवेशन का लीडर बोलते हैं, तो जेफ बीजोस 21st सेंचुरी इंडिया की कहते हैं। I predict that the 21st century is going to be the Indian century. $1 बिलियन से ज्यादा वैल्यूएशन वाले स्टार्टअप्स यानी यूनिकॉर्न्स इंडिया में 71 है, जो कि दुनिया में थर्ड हाईएस्ट है। और इतने सारे यूनिकॉर्न्स होने का सबसे मेन एडवांटेज है इंडिया की यंग पॉपुलेशन। आज इंडिया की 50% पॉपुलेशन 25 ईयर से छोटी है और 66% 35 ईयर से नीचे है। आज कंट्री की एवरेज एज 28.4 ईयर्स है, जो कि किसी भी कंट्री की ग्रोथ का सबसे क्रूशियल कंपोनेंट है। लेकिन इतना सब होने के बावजूद भी क्या इंडिया सच में सुपर पावर है, या फिर ये कुछ पावरफुल लोगों और मीडिया चैनल्स के द्वारा फैलाया हुआ प्रोपेगेंडा है? आओ देखते हैं। ड्रग दो, मुझे ड्रग दो। ये कोई देश है, ये कोई सरकार है, ये कोई लोग है। भारत एक सोने की चिड़िया, पर कई बाहरी आक्रमणों ने उस चिड़िया की आत्मा को छलनी कर दिया था। इंडिया को सोने की चिड़िया कहते थे, उसका एक रीजन है। आज से हजारों साल पहले 1000 AD में इंडिया का वर्ल्ड जीडीपी में 29% शेयर था और हम दुनिया पर राज करते थे। भारत एक सोने की चिड़िया। 1700s तक भी ये शेयर 27% था। आज हम पूरे हिंदुस्तान के शासक बन गए हैं। मराठों के खिलाफ जाने वाला कोई है ही नहीं इस सरजमीन पर। लेकिन फिर मिड 17th सेंचुरी में अंग्रेजों ने लगान लेना क्या शुरू किया। इंडिया का शेयर 27% से 1950s में सीधा 3% पर आ गया। पुराने टाइम में इंडिया की सोशल, कल्चरल और इकोनॉमिकल डोमिनेंस थी, लेकिन फिर टाइम के साथ साथ इंडिया गरीब देशों में आने लगा। इंडिपेंडेंस के बाद भी कोई खास ग्रोथ नहीं थी। वो तो भला हो मनमोहन सिंह का, जो 1991 में लिबरलाइजेशन हो गई और इंडिया को ग्लोबल कंपनीज के लिए खोल दिया। इसकी वजह से ग्लोबल कंपनीज इंडिया में अपने पैर जमाने लगी। लगभग सेम ही टाइम पर हमारे एशियन कॉम्पिटिटर चाइना ने भी अपनी इकोनॉमी वर्ल्ड के लिए खोली थी। लेकिन जहां चाइना आज ग्लोबल मार्केट को रूल करता है, हम 30 साल बाद भी इंडिया सुपर पावर बनेगा भाई, ऐसी बातें करते रह गए हैं। तो क्या सच में इंडिया सुपर पावर है या बनेगा, या फिर ये केवल एक मृत तृष्णा, एक भ्रम है? कोई भी कंट्री को हम सुपर पावर तब कह सकते हैं जब उस कंट्री की बहुत ही स्ट्रॉन्ग मिलिट्री पावर, इकोनॉमिक पावर और कल्चरल पावर हो, और जैसा वो देश करता है पूरी दुनिया वैसे ही करती है। ऐसा कहते हैं कि जब अमेरिका छींकता है तो पूरी दुनिया को जुकाम लग जाता है। ये होती है सही मायने में सुपर पावर। अब इंडिया की मिलिट्री पावर तो हम अच्छे से जानते हैं। 2014 में एनडीए के आने के बाद से हमारा मिलिट्री स्पेंड तगड़ा बढ़ा है। हम टेररिस्ट को घुस के मारते हैं, नेगोशिएट नहीं करते और लगातार अपनी वेपनरी को इंक्रीज कर रहे हैं। लेकिन सिर्फ मिलिट्री पावर ही सुपर पावर बनने के लिए काफी नहीं है। एक तरफ तो हम वर्ल्ड की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गए हैं, लेकिन दूसरी तरफ हमारी पर कैपिटा जीडीपी 143rd रैंक पर आती है। हमारी पर कैपिटा इनकम बांग्लादेश जितनी है। आज अगर आप 25,000 रुपए पर महीने कमाते हो तो आप इंडिया के सीधा टॉप 10% में आ जाते हो। लोगों की जेब में पैसे नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ हम वर्ल्ड की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गए हैं। तो ये हो क्या रहा है? अब हमारी जीडीपी तो बढ़ रही है, लेकिन रियल लाइफ में कोई ग्रोथ नहीं दिख रही है, क्योंकि इंडिया में बेरोजगारी तो लगातार बढ़ रही है। यही इंडिया की ग्रोथ की सबसे बड़ी आयरनी है कि ग्रोथ कुछ स्पेसिफिक सेक्टर्स में है। मेजॉरिटी लेवल पर इंडिया नई जॉब्स क्रिएट नहीं कर पा रहा है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स इस बार जून में 9.2% थी, जो कि उसका 8 मंथ का ऑल टाइम हाई था। ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारा इंडियन एजुकेशन सिस्टम अच्छे स्किल्ड लोग नहीं निकालता। ऑन पेपर तो बढ़िया डिग्रीज हैं, जिससे पड़ोस वाले शर्मा जी पीठ पे शाबाशी देंगे, लेकिन रियल लाइफ में IITians और MBA ग्रेजुएट्स 10,000 की नौकरी के लिए लाइन में खड़े हैं। बिहार में ग्रुप डी के लिए 166 वैकेंसीज निकली थी, जिसके लिए 5 लाख एप्लीकेंट्स थे। इसमें MBA और BCA डिग्री होल्डर्स भी थे। OECD के डेटा के अकॉर्डिंग जहां ग्लोबली कंट्रीज में हायर एजुकेशन कंप्लीट करने वाले 51% विमेन और 39% मेन होते हैं,
इंडिया में से 16% मेल और 12% फीमेल अपनी हायर एजुकेशन कंप्लीट करते हैं। अब अगर इतने कम लोग हायर एजुकेशन कंप्लीट करेंगे तो फॉर्मली ट्रेन्ड स्किल्ड वर्कर्स की कमी तो होगी ही होगी। और हमारी इंडिया की इतनी ज्यादा पॉपुलेशन है जिसकी वजह से एक ही जॉब पर 20-20 लोग मिलते हैं, और इसमें फायदा सिर्फ एम्प्लॉयर का होता है क्योंकि उसे कम प्राइस पर बढ़िया वर्कर मिल जाता है। और इसकी वजह से पूरी इंडियन जॉब मार्केट की एवरेज सैलरीज काफी कम हो गई हैं। महाराष्ट्र के मिराज शहर में रहने वाली 23 साल की रुकैया बताती है कि वो अपने परिवार की पहली मास्टर्स डिग्री होल्डर है, लेकिन उसके बाद भी उससे लास्ट 2 सालों से कोई फुल टाइम जॉब नहीं मिली है। बताती है कि शहर के आसपास कोई इंडस्ट्री नहीं है, जिसकी वजह से लोकल बच्चों को ट्यूशंस पढ़ाती हैं, जिससे कोई खास कमाई नहीं होती। हमारी जॉब मार्केट की एक और बड़ी प्रॉब्लम है फीमेल लेबर पार्टिसिपेशन। जहां इंडियन मार्केट में 78% मेल्स प्रेजेंट है, फीमेल्स के लिए नंबर सिर्फ 37% है, यानी औसतन 10 में से सिर्फ 4 महिलाएं काम कर रही हैं। ये नंबर चाइना में 61%, अमेरिका में 57%, रशिया में 55% और इवन बांग्लादेश में भी 43% है। बांग्लादेश तो हर चीज में आगे निकल रहा है भाई। यार मतलब अगर इंडिया की आधी पॉपुलेशन काम ही नहीं करेगी तो ग्रोथ कैसी होगी? किसी भी कंट्री की ग्रोथ में सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट उनकी मशीनरी या फिर नेचुरल रिसोर्सेज नहीं होते, वो होती है उनका ह्यूमन रिसोर्स। और ह्यूमन रिसोर्स सिर्फ 2 चीज से डेवलप होता है, एजुकेशन और हेल्थ केयर। और इंडिया एजुकेशन पर बहुत ही कम स्पेंड करती है। ब्राजील, भूटान, नेपाल ये कंट्रीज भी हमसे एजुकेशन स्पेंड में आगे हैं। आज एजुकेशन पर हम अराउंड 4% स्पेंड करते हैं और हेल्थ केयर पर अराउंड 1.9%। ये इनफ है बताने के लिए कि हम अपने ह्यूमन रिसोर्स से कितने केयर करते हैं। और ह्यूमन रिसोर्स की बात कर ही रहे हैं तो एक चीज और दिखा देता हूँ। इंडिया की यंगेस्ट पॉपुलेशन है, जहाँ 19-20 साल के लड़के जेप्टो जैसे यूनिकॉर्न्स बना रहे हैं, यूथ नए नए बिजनेसेस बना रहे हैं, लेकिन ये पूरी पिक्चर का सिर्फ 5% है। अगर गूगल के सर्च ट्रेंड्स देखोगे तो ये वेल सर्च करने वाले की ब्लू लाइन है और सर्च करने वालों की रेड लाइन। इंडिया की ग्रोथ बिजनेस और एंटरप्रेन्योरशिप से होगी, लेकिन ये डिफरेंस है वेल्थ वर्ड और यूपीएससी वर्ड के सर्चेस का। आज किसिंग प्रैंक्स पर 5 मिलियन व्यूज होंगे, लेकिन हाउ टू स्टार्ट अ बिजनेस पर 10,000 व्यूज भी नहीं होंगे। अब लोगों के पास जॉब नहीं है, 25,000 रुपए कमाने पर आप टॉप 10% में आ जाते हो, लेकिन उसके बाद भी वर्ल्ड की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी भी आप ही हो। और यहीं पर इंडिया की दिक्कत आ जाती है। आज इंडिया का टॉप 1% इंडिया की 40% वेल्थ को होल्ड करता है और इंडिया का बॉटम 50% सिर्फ 3% शेयर, सिर्फ 3%। आज अमीर और गरीब के बीच में इतना गैप हो गया है कि अकॉर्डिंग टू सम रिपोर्ट्स ब्रिटिश राज में भी इतना डिफरेंस नहीं था। 1930s में टॉप 1% पे 21% वेल्थ थी और आज ये नंबर 40% है। एक तरफ नए नए बिलियनर्स ऐड होते जा रहे हैं, इंडिया के टॉप प्लेयर्स वर्ल्ड के टॉप 5 में आते जाते रहते हैं, दूसरी तरफ लोगों के पास नौकरियां नहीं है और लोग रोडों पर सोते हैं। जो वो आगरा की फोटोज आती है ना कि पीछे ताजमहल है, आगे झुग्गियां, या फिर मुंबई की फोटोज आती है कि पीछे बड़ी बिल्डिंग्स है और आगे धारावी का चौल, ये सिर्फ उस एरिया की फोटो नहीं है, ये पूरे इंडिया की पिक्चर है। इंडिया ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में 63rd रैंक पर आता है, विच इज फेयर क्योंकि कुछ साल पहले ये नंबर 142 रैंक पर था, लेकिन उसके बाद भी बिजनेसेस काफी परेशान हैं। आज इंडिया में कितने करप्शन, रेड टेपिज्म और लीगल कंप्लायंसेस के बाद बिजनेस शुरू होता है। अगर कोई कमर्शियल डिस्प्यूट हो जाता है तो उस केस को लोकल कोर्ट से क्लियर होने में करीब 4 साल लग जाते हैं, जो कि बाकी कंट्री से 3 गुना है। कोई नया बिजनेस खोलने जाओ तो कितने सारे लाइसेंस लेने पड़ते हैं। आज एक एवरेज इंडियन कंज्यूमर 5% से 28% जीएसटी देता है, जो कि बाकी कंट्रीज में काफी कम है। फॉर एग्जांपल ऑस्ट्रेलिया में फ्लैट 10% है और सिंगापुर में फ्लैट 7% है। और ये ज्यादा जीएसटी देने से बिजनेसेस पर इफेक्ट पड़ता है क्योंकि इवेंचुअली गुड्स का प्राइस बढ़ जाएगा, which makes the consumer buy the product very less। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग कंट्री का बॉटम 50% इंडिया का 2/3 जीएसटी देता है और इंडिया के टॉप रिचेस्ट सिर्फ 3%। हमने इंडिया के हाई टैक्सेस पर ये वीडियो बनाई थी, आप चेक कर सकते हो। 2014 में मोदी गवर्नमेंट ने मेक इन इंडिया इनिशिएटिव शुरू किया था। इसके 3 ऑब्जेक्टिव्स थे। 2022 तक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जीडीपी का 25% हो जाए, हर साल 12 से 14% की ग्रोथ होए और 2022 तक 100 मिलियन जॉब्स क्रिएट हो जाए। लेकिन आज 2024 आ गया है और एक भी गोल कंप्लीट नहीं हुआ है। इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर अभी काफी पीछे है। ग्रेट लेक्स इंस्टीट्यूट की प्रोफेसर विद्या महाबरे बताती हैं कि अगर इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर 2050 तक 8% की रेट से ग्रो करता है और चाइना अपने 2022 के लेवल पर रुक जाता है तो 2050 में भी इंडिया चाइना से आगे नहीं बढ़ पाएगा। इतना पीछे हैं हम। एनवेल चाइना की भी सेम पॉपुलेशन है, उन्होंने भी सेम टाइम पर अपनी इकोनॉमी वर्ल्ड के लिए खोली थी, बट दिस इज द डिफरेंस। अब कुछ चीजें हैं जिसमें इंडिया बाकी कंट्री से काफी अच्छा है। फॉर एग्जाम्पल इंडिया का मेडिकल सिस्टम। मान लो आप लंदन में रहते हो और आपको नी सर्जरी करवानी है तो आपको 3 महीने आगे का अपॉइंटमेंट मिलेगा,
लेकिन इंडिया में शायद तुरंत आपको कल का ही या फिर आज का अपॉइंटमेंट मिल जाए। बाहर मेडिसिन के प्राइसेस बहुत ज्यादा हैं, हमें इंडिया में ही दवाइयाँ बहुत महंगी लगती है, लेकिन अगर बाहर देखोगे ना तो कोई कंपैरिजन भी नहीं है कि हमारे इंडिया में कितनी ज्यादा सुविधा है। आज इंडिया ने अपने एक इनोवेशन से पूरी दुनिया के पसीने निकाल दिए हैं। आज फ्रांस, भूटान, सिंगापुर, मॉरिशस, नेपाल, श्रीलंका, ये सभी कंट्रीज यूपीआई एक्सेप्ट करती हैं। आज इंडिया का बच्चा बच्चा यूपीआई यूज करता है और अमेरिका, चाइना जैसी डेवलप्ड कंट्रीज ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं निकाल पाई हैं। लेकिन अभी इंडिया के सुपर पावर बनने में काफी टाइम है। भले ही 2030 तक हम जर्मनी और जापान को बीट करके थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएंगे, विकिपीडिया की लिस्ट में हमारा नाम ऊपर आ जाएगा, दुनिया की नजरों में हम थर्ड लार्जेस्ट बन जाएंगे, लेकिन जो ऑन ग्राउंड रियलिटी है वो हमें पता है। इसीलिए आज लोग कहते हैं कि भले ही इंडिया 2050 तक सुपर पावर बन जाएगा, लेकिन एक हाई इनकम कंट्री नहीं बन पाएगा। केवल पॉलिटिकल और मिलिट्री प्रोग्रेस ही काफी नहीं है इंडिया को सुपर पावर बनाने में। हमें इकोनॉमिकली और कल्चरली भी इम्पैक्टफुल बनना होगा, जिससे कि अगर इंडिया छीके तो पूरी दुनिया को जुकाम लग जाए। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।